वेलकम टू कृषि फाउंडेशन। स्वागत है आप सभी लोगों का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस विशेष कार्यक्रम में। एक विशेष सूचना, हमारी जो पिछली यूट्यूब चैनल थी के फाउंडेशन, मैंने उसको बंद कर दिया है। हमारी नई फाउंडेशन का नाम कृषि फाउंडेशन है। अब इसी नाम से यह यूट्यूब चैनल चलाई जाएगी। पहले की जो यूट्यूब चैनल थी के फाउंडेशन, जो हमारा फाउंडेशन था के फाउंडेशन, हमने काफ़ी दिन पहले ही रखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कॉपीराइट इशू इस पे आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके दो फाउंडेशन, के फाउंडेशन, एक बांग्लादेश में और एक उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में के चैरिटेबल फाउंडेशन है, तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिसकी वजह से कॉपीराइट इशूज आ गया, तो हमें इसका नाम चेंज करने का निर्णय लेना पड़ा। तो अब हम लोग कृषि फाउंडेशन के नाम से इस चैनल को चलाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज हमारा सेशन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर। तो हम इसके सिलेबस को पहले देखेंगे और हमारी आगामी क्या रणनीति रहेगी इस चीज़ों को पढ़ने की, उसके बारे में देखेंगे। आज थोड़ी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पे थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। वैसे तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे टॉपिक्स को लेने वाले हैं, लेकिन आज थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन हम लोग बायोटेक पे भी करेंगे। तो हमारा जो प्लान होता है उसमें 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाने की होती है, चर्चाएँ करने की होती है, लेकिन आज हो सकती है थोड़ी लंबी हो, तो ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले सिलेबस पे। तो सिलेबस क्या कहते हैं कि यूपीएससी का जो पीटी का जो सिलेबस है, यूपीएससी पीटी के सिलेबस है, पीटी में जो लिखा गया है केवल समान विज्ञान लिखा गया है। समान विज्ञान से काम नहीं चलता है। जब हम यूपीएससी पीटी में बैठते हैं तो केवल समान विज्ञान से काम नहीं चलता, उसमें टेक्नोलॉजी को भी डालना होता है। जब हम प्रीवियस ईयर सवाल को देखते हैं, जब प्रीवियस ईयर को सवाल को देखते हैं तो हमें उसके मेंस की जो सिलेबस है उस पर भी फोकस करनी होती है पीटी के लिए, क्योंकि मेंस की जो पोर्शन है वो बहुत सारे टॉपिक जो है पीटी में पूछे जाते हैं। जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी सवाल मेंस में भी रहता है, पीटी में भी रहता है। रोबोटिक्स से भी पीटी में रहता है। नैनो टेक्नोलॉजी से भी पीटी में रहता है। बायोटेक से तो रहता ही है। आईपीआर, बौद्धिक संपदा अधिकार से भी रहता है। तो इन सब चीज़ों को हम दोनों पीटी और मेंस को, दोनों सिलेबस को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेंस पीटी के सिलेबस में बस इतना लिखा समान विज्ञान। हाँ, समान विज्ञान में रहता है, बायोलॉजी के पार्ट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। उसमें हम लोग करंट अफेयर इशूज को जोड़ के देखेंगे पीटी में, लेकिन हम लोग मेंस के पहले सिलेबस को देख लेते हैं। मेंस सिलेबस क्या कहता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग, जिसका डेवलपमेंट और इसका जो एप्लीकेशन है, उसको जो एप्लीकेशन और डेवलपमेंट जो है, मानव के रोजमर्रा के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ों को देखेंगे। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास है और उसका अनुप्रयोग है, रोजमर्रा के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों क्या उपलब्धियां हैं। जो यहाँ के साइंटिस्ट है, यहाँ के जो संस्थान है, वो टेक्नोलॉजी में उसकी क्या भूमिका है, उसकी क्या उपलब्धि है, उस चीज़ों को देखना होता है। देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है, से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी पीटी में भी रहता है, अंतरिक्ष से पीटी में भी सवाल रहता है, कंप्यूटर से भी पीटी में सवाल पूछा गया कई बार। रोबोटिक्स के जो अभी हाल ही में पिछले वर्ष जो सवाल पूछा गया था ड्रोन पे, वो रोबोटिक्स से रिलेटेड ही सवाल था। मेंस में इस बार जो है नैनो टेक्नोलॉजी से एक सवाल पूछा गया था कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और इसका मेडिकल साइंस में, मेडिसिन में इसका क्या उपलब्धि है, इसका क्या उपयोगिता है, इसका कहाँ उपयोग मेडिकल साइंस में, मेडिकल में किया जा सकता है, चिकित्सा विभाग में किया जा सकता है, उससे रिलेटेड सवाल पूछा गया था। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में पीटी सबसे ज़्यादा सवाल आता है। सबसे ज़्यादा सवाल करंट इशूज से बायोटेक्नोलॉजी में होता है और इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिलेबस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है हम लोग इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यूपीएससी का, उसको देख लेते हैं एक बार। कौन कौन से टॉपिक हम लोग आगे करने वाले हैं उस चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। जैसे जैव प्रौद्योगिकी है, हम लोग सबसे पहले इसमें जैसे जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी, उसके बाद रोबोटिक्स पढ़ेंगे, रोबोटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे,
इसके बाद डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे एवं और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे अति चालकता एवं लेजर प्रौद्योगिकी। इसमें कई सारे सब टॉपिक हैं जिसको हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे। आज हम डिटेल एनालिसिस जो है जैव प्रौद्योगिकी पे करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह हम जब नेक्स्ट में आएंगे तो हम लोग उसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी करेंगे, रोबोटिक्स का करेंगे, उसी तरह सारे टॉपिक चलेंगे। सबसे यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है विविध, क्योंकि मिसलेनियस जो होती है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होती है, प्रौद्योगिकी से संबंधित समसामयिक घटना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट का हो जाता है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें हम बायोटेक में पढ़ेंगे, नैनो में पढ़ेंगे, रोबोटिक्स में पढ़ेंगे, अंतरिक्ष में पढ़ेंगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे, उसको हम करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे। जो भी मुद्दा करंट में होगा उसको देखेंगे और उसको हम ये चीज़ देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसका क्या एप्लीकेशन है, उस चीज़ को हम करंट से रिलेट करके देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक टू एडवांस करेंगे, इससे पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस में जाएंगे और उसके बाद हम करंट इशूज को जोड़ के देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारी 7, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी को हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कशन प्लान। अब हम लोग डिस्कशन प्लान के बारे में जान लेते हैं कि आगे का हमारा योजना क्या रहेगी, हम किस तरह डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हम बता रहे हैं कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि एवरेज डिस्कशन टाइम इज 10 to 15 मिनट, तो हम लोग 10 से 15 मिनट कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट वीडियो 10 से 15 मिनट में एक टॉपिक्स को कवर किया जाए एनालिसिस के द्वारा। लेकिन आज थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम आज पूरे एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिव्यू करने वाले हैं, इसीलिए इस पर थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। बेसिक टू एडवांस कवरेज, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी चीज़ हम शुरू करेंगे, जैसे हम अगर बायोटेक्नोलॉजी शुरू करते हैं तो हम बेसिक चीज़ों को जानते हुए हम एडवांस चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। जब तक हम एडवांस कवर नहीं करेंगे तो यूपीएससी तक हम टच नहीं कर पाएंगे। बेसिक्स टू एडवांस, एडवांस को समझने के लिए बेसिक जरूरत है, क्योंकि जब प्रीलिम से मेंस की सवाल आती है तो एडवांस से बेसिक से लेके एडवांस को जोड़ करके करंट के साथ सवाल पूछी जाती है। जैसे कि अगर हम लोग जैसे जानने की कोशिश करेंगे, जैसे अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डीएनए, जीन, आरएनए। ये तीनों बेसिक चीज़ें हैं कि आपको डीएनए, जीन, आरएनए इनके बारे में अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक के रूप में डीएनए पढ़ेंगे, आरएनए पढ़ेंगे, फिर जीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जो है इसका एप्लीकेशन, डीएनए, आरएनए, जीन का एप्लीकेशन किस प्रकार जो है बायोटेक्नोलॉजी में किया जाएगा, उस चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ओके, तो नेक्स्ट चीज़ है कि बेसिक टू एडवांस। हम जो भी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे वो बेसिक टू एडवांस होगा। जैसे कि अगर हम बायोटेक ही पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि डीएनए क्या है, डीएनए के बारे में ढंग से जानकारी होनी चाहिए, आरएनए क्या होता है उसके बारे में जानकारी होनी होती है, जीन इस सब के बारे में हमको डिटेल जानकारी होना आवश्यक होता है, क्योंकि डीएनए, आरएनए, जीन का ही एप्लीकेशन जो है हमको बायोटेक में पढ़ना होता है। इसका डीएनए का उपयोग जेनेटिकली मॉडिफाइड में कैसे होता है, जीएम क्रॉप्स में कैसे होता है, या फिर जीन थेरेपी में कैसे होता है। तो इन सब चीज़ों को हम बेसिक टू एडवांस कवरेज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की परेशानी ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑल टॉपिक आर अवेलेबल इन पीपीटी मोड। जो भी चीज़ें हम देखेंगे वो पीपीटी फॉर्मेट में देखेंगे, क्योंकि आपको देखने में भी सुविधा हो और शॉर्ट नोट्स तैयार करने में भी सुविधा हो, इसलिए हम सारी चीज़ों को पीपीटी में रखेंगे। हम डिक्टेशन अभी नहीं कर रहे हैं, हम जो भी चीज़ें पीपीटी पे रखेंगे वही आपका नोट्स के रूप में तैयार होगा, शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल स्टडी कंटेंट विल बी ऑथेंटिक। आपको कंटेंट जो हम उपयोग करेंगे, जो हम पीपीटी फॉर्मेट के रूप में उपयोग करेंगे, उसको लेकर आपको संशय नहीं करना है कि ये कैसा कंटेंट है, खराब है, बढ़िया है। आपको जो भी कंटेंट हम अवेलेबल कराएंगे वो ऑथेंटिक होगी, वो कहीं ना कहीं प्रमाणिक होगी। हाँ, ह्यूमन एरर हो सकता है, इस शब्दावली में कोई वर्ड गलत लिखा जा सकता, हो सकता है कंटेंट वो जो एडिटिंग होती है वहाँ पे गलती हो सकती है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेज में उसको ठीक कर सकते हैं, बता देंगे कि चीज़ गलती होगी। लेकिन अगर कंटेंट की बात करें, प्रमाणिकता की बात करें, तो कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक होगी, कहीं से एरर नहीं हो सकती है वो कि जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो फेड है, बेकार है, चीज़ें ऐसी नहीं होगी, वो ऑथेंटिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्विक रिवीजन फॉर यूपीएससी पीटी 2022। इंपॉर्टेंट है कि अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो यूपीएससी पीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही, साथ ही आगे आने वाली सभी जो एग्जाम है उसके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी पीटी के लिए 2022 के लिए, क्योंकि अभी जो भी इशूज होंगे हम तो बेसिक एडवांस कर ही लेंगे, उसके साथ हम करंट अफेयर को जोड़ के आपको हम चीज़ों को देखेंगे।
तो यूपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और 2022 पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है करंट अफेयर डिस्कस आफ्टर कंप्लीट रिलेटेड टॉपिक। आफ्टर कंप्लीट रिलेटेड टॉपिक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होता क्या है कि जब भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पे फोकस करनी होती है, क्योंकि यूपीएससी जो करंट से जोड़ के ही सवाल को पूछती है हमेशा। तो हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि अगर हमने बायोटेक पढ़ लिया, बायोटेक हमने पढ़ लिया, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, पहले बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, फिर उसमें हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। एक टॉपिक खत्म हुई, उसको बेसिक टू एडवांस पढ़े, उसके साथ हम लोग लास्ट में जो है करंट सेशन रखेंगे, जो उससे जो भी करंट इशूज होंगे उसको एक साथ हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, फिर आगे क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है जय प्रौद्योगिकी। अब लोग हम लोग जो है जो नीचे दी गई टॉपिक है उसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। एक ब्रीफ डिस्कशन हम कर देते हैं आज, फिर हम लोग आगे जो है जय प्रौद्योगिकी पे जैसे आज जैसे कि हम लोग जय प्रौद्योगिकी होता है क्या, इसका मानव और इंडस्ट्री में औद्योगिक में क्या इसका लाभ है, इसका कहाँ उपयोग है, इस चीज़ों को देखेंगे हम। इसको आगे में सेपरेट क्लासेज में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम एक थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि जय प्रौद्योगिकी क्या है, इसका कहाँ उपयोग होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये इंडस्ट्री में क्या उपयोग में आता है, मानव के जीवन में क्या चेंजेस लाता है, इस चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आगे जय प्रौद्योगिकी शाखाएं, जय प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इनकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, जैसे कि येलो बायोटेक, ब्लू बायोटेक, ग्रीन बायोटेक जो है। ब्लू बायोटेक जैसे समुद्र एवं जलीय जीव से संबंधित है, तो उस चीज़ों को देखेंगे। आगे है जय प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। अब सिद्धांत के बारे में देखें किस थ्योरी पे जो है जय प्रौद्योगिकी काम करता है, जैसे कि इसके दो सिद्धांत हैं, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है और एक केमिकल इंजीनियरिंग है। तो इस चीज़ों को हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट जैव तकनीक की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जैव तकनीक जो है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ पे है, इसका मतलब महत्व क्या है, प्रासंगिकता का महत्व कहाँ कहाँ पे है, उस चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि मान लें इसका उपयोग कृषि में कहाँ पे है, इसका प्रासंगिकता कृषि में कहाँ है, पर्यावरण में कहाँ है, इंडस्ट्री में कहाँ है, ऊर्जा में कहाँ है। साथ ही साथ जैसे अब ये भी देखेंगे कि इसकी आर्थिक समृद्धि में क्या लाभ हो सकता है, ये आर्थिक समृद्धि कैसे कारक है, आर्थिक समृद्धि में कैसे ये लाभदायक हो सकता है, इस चीज़ों को देखेंगे हम लोग। जैसे कि अगर हम पर्यावरण की बात करें तो जैव तकनीक को हम पर्यावरण के रूप में कैसे देख सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा के रूप में कैसे देख सकते हैं, उस चीज़ों को हम आगे डिस्कशन करें। जैसे कि अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में इसका कहाँ उपयोग हो सकता है, तो हम इसको आगे देखेंगे। जैसे कि बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस को कम कर सकते हैं, इससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन कम होगा। तो हम इस चीज़ को आगे डिस्कशन डिटेल में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में जैव प्रौद्योगिकी। भारत में जैव प्रौद्योगिकी का मतलब ये हुआ कि जो भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्या डेवलपमेंट है, कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसके लिए समिति बनाई गई, कैसे इसके लिए बोर्ड बनाया गया, उस चीज़ों को देखें। कहाँ कहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी उपयोग हो रहा है, कृषि में, पर्यावरण में या फिर चिकित्सा में, इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग भारत में जैव प्रौद्योगिकी में इसमें देखेंगे। इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। एक सेपरेट वीडियो भारत में जैव प्रौद्योगिकी के डेवलपमेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब मूल रूप से आता है जैव तकनीक के विभिन्न तकनीकें आता है, विभिन्न इसके अंतर्गत जो भी टेक्नोलॉजी है, कई टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत आता है। इस जीनोमिक्स है, जीनोमिक्स में होता क्या है कि जो जीन होता है, जीन के समूह को जीनोम बोलते हैं। ठीक है, और जीनोम की जो स्टडी होता है उसको जीनोमिक्स बोलते हैं। जीनोम के अंतर्गत हम एक इंडिया और अमेरिका, यूएसए, चाइना और जापान मिलकर जो है मानव जीनोम परियोजना चलाया जा रहा है। इसमें होता क्या है कि जीनोम परियोजना में मतलब मानव के जो जीन है उसको सिक्वेंसिंग किया जाता है। ठीक है, और इंडिया में अगर बात करें तो हम लोग तो यहीं पे बात कर लेंगे HIG की, जैसे कि ह्यूमन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट होता है, जीनोम इंडिया पर GIP है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को हम लोग देख लेंगे, भारत में किस तरह काम कर रहा है, इसका क्या उपयोग, इस चीज़ को हम लोग GIP के बारे में देखें, मानव जीनोम प्रोजेक्ट। अब है जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग जेनेटिक GM क्रॉप्स के बारे में भी देखेंगे। जीन अभियांत्रिकी में जीन चिकित्सा को देखेंगे, DNA टीका को देखेंगे, जैसे कभी कोविड-19 में DNA टीका का बहुत बड़ा योगदान था, इस चीज़ों को देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे ऑप्टोजेनिक्स को देखेंगे। हम आपको डिटेल चर्चा आगे करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, हम इसको डिटेल चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे अब अगर जैसे कभी थोड़ी अगर ब्रीफ करें तो ब्रीफ में जैसे अगर हम जीन अभियांत्रिकी है तो जीन अभियांत्रिकी जिसके इंग्लिश में इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कहाँ कहाँ इसका आता है, इसका उपयोग, जीन अभियांत्रिकी का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, इसका लाभ क्या है, इसका उपयोगिता क्षेत्र कौन कौन सी है, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है,
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैसे जीएम फसल का उपयोग, जैसे बीटी बैगन, बीटी कपास, इस सब को हम लोग वहाँ पे देखने को प्रयास करेंगे। तो इसमें होता है कि इसमें कई चरण भी हैं, जैसे कि जीन अभियांत्रिकी के चरण है उसको देखेंगे, इसके वेक्टर जो संभाग के प्रकार हैं उसको देखेंगे, जीन अभियांत्रिकी के लाभ हमको पहले बता दें कि लाभ देखेंगे इसके जो इशूज हैं, इशूज जीन अभियांत्रिकी के इशूज पे भी हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। हम जीन अभियांत्रिकी पे अभी तक बोल रहे थे, जीन अभियांत्रिकी पे हम इसको इशूज हैं उस चीज़ों को देखने के प्रयास करें। जैसे कि जीएम क्रॉप से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, तो इससे बहुत सारे चीज़ों की पोषण स्तर में भी सुधार होता है। इस चीज़ों को हम प्रयास करेंगे देखने का। अब आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या सब देखते हैं कि जीन थेरेपी के जो असाध्य बीमारी होता है उसको ठीक करने का काम किया जाता है जीन थेरेपी के अंतर्गत। हम इस चीज़ों को देखेंगे जीन थेरेपी में, जीन चिकित्सा में। जैसे अगर कैंसर है तो कैंसर बीमारी में किस तरह जीन थेरेपी काम आ रहा है उस चीज़ों को देखेंगे। डायबिटीज़ में किस तरह काम आ रहा है उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जीन थेरेपी इंडिया में कौन कौन से इशूज हैं जीन थेरेपी में, उस चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि जीन थेरेपी के कई टाइप्स भी होते हैं, सोमेटिक सेल टाइप होते हैं, जर्म सेल टाइप होते हैं, उसको देखेंगे। इसमें भी जो है जीन थेरेपी के चरण होते हैं, उसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट है डीएनए टीका। डीएनए टीका भी देखेंगे हम लोग। डीएनए टीका कोविड-19 में जो है आपको पता है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ठीक है, डीएनए टीका के लाभ कौन कौन से हैं उस चीज़ को देखेंगे। लाभ डीएनए टीका के कौन कौन से लाभ हैं उस चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पे बात कर लिए, इस पे बात कर लिए, जीनोमिक्स पे बात कर लिए, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पे भी बात कर लिए, जीन अभियांत्रिकी पर भी बात कर लिए, किस तरह इसमें जीएम क्रॉप्स में योगदान, जीएम क्रॉप्स बनाया जा रहा है। ठीक है, जीन अभियांत्रिकी में यही नहीं और सारी डिटेल में इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, जीन चिकित्सा में किस तरह यह डिजीज को जो है असाध्य रोगों को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। डीएनए टीका वैक्सीन का कैसे इसका उत्पाद बढ़ाया जा रहा है औद्योगिक स्तर पे। ऑप्टोजेनिक्स एक नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ये ऑप्टोजेनिक्स। ऑप्टोजेनिक्स में क्या होता है कि जो भी अनुवांशिक रूप से संशोधित न्यूरॉन है उसको नियंत्रण किया जाता है कि इसके प्रकाश के उपयोग के द्वारा जो है इसको न्यूरॉन को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टोजेनिक्स, हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। क्या होता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन के अंतर्गत जो है, जैसे कोई जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका उत्तक एवं उसका अंग जो है एक प्रजाति से जो है दूसरे प्रजाति में जो है ट्रांसफर किया जाता है, प्रत्यारोपण किया जाता है। इसमें मतलब एक प्रजाति को दूसरे प्रजाति में जो है प्रत्यारोपण किया जाता है। अंगों का जो है जैसे कोई जीवित कोशिका है, उत्तक है, उसके अंगों का जो है एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटियामिक्स। प्रोटियामिक्स में क्या होता है कि जैसे कि इसको मॉडर्न जो है मॉडर्न साइंस बोलते हैं इसको। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर में जो पाए जाने वाले प्रोटीन होता है उसका जो विभिन्न अवस्था होता है, जो उसके एक ही समय में जो है तीव्र गति से विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि और उसका मानचित्रण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसके अगर इसकी प्रगति की बात करें तो जैसे कैंसर है, हृदय रोग हो गए, जिससे बीमारियों को समझने में इसका काफ़ी सहायता मिलती है। ठीक है, जो ये एक तरह का आनुवंशिक भिन्नता को पता लगाने में काफ़ी सहायता मिलती है। नेक्स्ट है बायोमार्कर। बायोमार्कर जो होता है एक तरह का पदार्थ होता है, यह जो है किसी रोग और अन्य जैव व क्रियात्मक अवस्था का संकेत करता है। जैसे कि अगर हम क्रियात्मकता की जांच के लिए जो है भी बायोमार्कर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सहायक जीन प्रौद्योगिकी, ART बोलते हैं, सहायक जीन प्रौद्योगिकी इसको बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, असिस्टेड ASSISTED असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सैरोगेसी, 3 पेरेंट बेबी, तो किस प्रकार जो है एक निसंतान पर्सन जो है वो संतान की प्राप्ति कर सकता है ये पात्र निषेचन के द्वारा, सैरोगेसी के द्वारा। 3 पेरेंट बेबी तब होती है जब इसमें तीन लोग सम्मिलित होते हैं। एक जो है माता पिता होते हैं, एक अदर महिला होती है। उसमें हम लोग आगे इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट है क्रिस्पर-Cas9। ये जो Cas9 होता है एक कैंची की तरह काम करता है। क्रिस्पर-Cas9 जो है एक कैंची की तरह काम करता है। हम लोग जो सैरोगेसी को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। सैरोगेसी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इसके टाइप्स को पढ़ेंगे हम लोग। टाइप्स में जैसे परंपरागत सैरोगेसी हुआ,
जेस्टेशनल सरोगेसी हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब 3 पेरेंट बेबी है, 3 पेरेंट के बारे में हम इसकी विशेषता, चुनौतियाँ, कार्य पद्धति क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ हल्का हल्का देखेंगे, नहीं, हम इस पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए आप घबराना नहीं है कि मतलब क्या होने वाला है इस पर, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, जैसे आपको बताया क्रिस्पर की Cas9 एक कैंची की तरह होता है। जैसे कि Cas9 में क्या होता है कि इसमें जो है जीनोम में डीएनए को स्टैंडर्ड जो होता है एक विशिष्ट स्थान पर काटा जा स्टैंडर्ड को जो है एक विशिष्ट स्थान पर काट सकते हैं, ताकि डीएनए के टुकड़े को जोड़ा या हटाया जा सके। ठीक है, कोई अगर डिजीज है तो उसको हम काट को हटा के निकाल सकते हैं और उसको या फिर उसको जोड़ सकते हैं। हम आगे इसको देखेंगे कि कैसे जो है इसको इस पे काम किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जगह इफेक्ट आता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं, अगर उसमें महिलाओं में इफेक्ट आता है तो किस तरह जो है उसमें डिजीज होता है, उसको हम लोग इस पे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्रिस्पर Cas9 में ढंग से देखने वाले हैं, क्योंकि इसकी उपयोगिता बहुत होती है। भारत में इसका किस तरह काम किया जा रहा है, किस तरह का इस पे मुद्दे हैं, इशूज हैं, उस चीज़ को देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है स्तंभ कोशिका। तो स्तंभ कोशिका जो होता है वो ऐसी कोशिका होती है जिनमें शरीर के किसी भी अंग की कोशिका के रूप में विकसित होने की क्षमता विद्यमान होती है, उसको स्तंभ कोशिका बोलते हैं। ठीक है, इसको हम जैसे इसके टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे कि इसकी भ्रूणीय स्तंभ कोशिका होती है, उसके वयस्क स्तंभ कोशिकाएं होती हैं, और भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं भी कई प्रकार होती हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। फिर स्तंभ कोशिका के जो उपयोगिता है, यूटिलिटी क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसको देखने की कोशिश करेंगे, इसकी यूटिलिटी क्या है। ठीक है, फिर हम लोग जो है क्लोनिंग देखेंगे। क्लोनिंग का मतलब होता है हम शक्ल तैयार करना, कि जिस तरह मानव है उसी तरह एक और प्रतिरूप तैयार करना। जैसे कि इसमें क्या होता है कि अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, असेक्सुअल मेथड के द्वारा जो है विधि के द्वारा जो है तैयार किया जाता है, हम शक्ल तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्लोनिंग के प्रकार को देखेंगे, जैसे इसमें जीन के क्लोनिंग या आणविक क्लोनिंग है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है। ठीक है, जैसे भारत में भी क्लोनिंग किया जा रहा है तो उसके क्या मुद्दे हैं, इशूज हैं, इसको देखेंगे। क्लोनिंग के लाभ को देखेंगे, क्लोनिंग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उस चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक इसी तरह फोरेंसिक जैव प्रौद्योगिकी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज हो जा रहा है। जैसे NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसमें किस तरह इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है फोरेंसिक जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसमें हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई घटना स्थल है तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंट लिया जाता है किसी मानव का। ठीक है, उस चीज़ों को देखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पॉलीग्राफ टेस्ट को देखेंगे, नार्को को देखेंगे, ब्रेन मैपिंग को देखेंगे। इसी तरह हम लोग आगे फिर देखेंगे कि ब्रेन मैपिंग, जीन डोपिंग, बायोमेट्रिक देखेंगे, फिर कार्योबायोलॉजी देखेंगे। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट जो है जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे स्वास्थ्य पे, कृषि पे, उद्योग पे, स्वास्थ्य कृषि उद्योग पे, फिर पर्यावरण पे, पशुपालन पे। तो पर्यावरण पे हम लोग इस पर डिटेल एनालिसिस करने वाले कि पर्यावरण पे इसकी क्या क्या जो है अनुप्रयोग हो सकते हैं, उस चीज़ को देखेंगे। और कृषि पे, खासकर कृषि पे सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कृषि में जो GM क्रॉप्स है, बीटी कपास, बीटी बैगन, सुनहरा चावल, इस चीज़ों को देखें। इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ अनुप्रयोग है, इस चीज़ों को देखेंगे। फिर जो हम लास्ट में जो है हम लोग एक टॉपिक है और जैव प्रौद्योगिकी संबंधित अभिसमय एवं कानून, इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि कैसे 1972 में जो है जैव हथियार अभिसमय हुआ। ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग बिल को देखेंगे। फिर नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट स्ट्रेटजी 2015 से 20 में चलाया गया था, उसको देखेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में है, उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन जो है हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, लंबा वीडियो ना हो इसीलिए हम थोड़ा ब्रीफ कम किए हैं। नहीं तो हम लोग इस पे फिर हम लोग स्वास्थ्य पे ढंग से करते, कृषि पे, उद्योग पे करते। फिर हमने इसको स्किप कर दिया, डीएनए फिंगरप्रिंट, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है, नार्को टेस्ट क्या है, ब्रेन मैपिंग सब पे हमें ब्रीफ एनालिसिस नहीं कर पाए क्योंकि टाइम का इशूज है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके जो है सबको लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके एनालिसिस करने का
प्रयास करेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर नहीं है तो फिर भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्रिस्टो फाउंडेशन में फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद।